हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो बीपीएससी का जो 66 री एग्ज़ाम पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 150 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए। और 69 जो परीक्षा होने वाला है बीपीएससी का, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का 66वां जो है वो री एग्ज़ाम पेपर हुआ था। ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका था। ठीक है, और री एग्ज़ाम पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपका, और ये जो है एरिटेरिया बुक से हम लोग चला रहे हैं और इसमें जो है आपका सेक्शन वाइज दिया गया है। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज इसको क्वेश्चन को जो है वो कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो इसके लिए जो है ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास प्राचीन काल से पूछा गया है कि भारत प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है, कौन से घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा नदी घाटी से जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह जो नर्मदा नदी घाटी विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव का जीवाश्म का साक्ष्य जो है इसी नदी घाटी से हथनौरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुस्तक नर्मदा वैली जो है वो कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा नदी घाटी के मानव खोपड़ी का 5 से 6 लाख पुराने जीवाश्म का उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत में साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मौर्य राजवंश ने भारत पर लगभग 137 वर्षों तक, ठीक है, 137 वर्षों तक जो है वो शासन किया था। लगभग जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 BC तक जो है वो शासन किया था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, तो बृहदत्त था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होता है। तो बुद्ध का जो प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो प्राप्त होता है आपका गंधार शैली से। ठीक है, गंधार शैली से बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गंधार कला शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला शैली के विश्वत, ठीक है, विषय वस्तु भारत की, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन की है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का जो है वो विकास हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो कलिंग विजय का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर ई में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक के अपने राज्य के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। इस युद्ध में जो था, यह युद्ध कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद जो है अशोक जो है वो जीवन पर गहरा असर पड़ा और यह जो है सत्य जो है इस क्या किया, अहिंसा और सत्य प्रेम परोपकार का रास्ता जो है अपना लिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म को क्या बना था, अनुयायी बन गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अब आपका मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1565 में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में जब प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस तगड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण इसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि वही जगह का नाम है और उसी के नाम पर जो ये राक्षस तगड़ी युद्ध के नाम भी पड़ा है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा और यह युद्ध जो था वो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी प्रदान किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर ईशानी की उपाधि धारण की और इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया गया था। और इसका शासनकाल अगर पूछेगा तो 1296 से लेकर के 1316 तक इसका शासनकाल रहा था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दीन इलाही जो था वो प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दीन इलाही मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 में, कब,
तो 1582 में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचार को सहमति किया गया, ठीक है। और मुगल कालीन इतिहास में अकबर धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। और इसका कार्यकाल अगर पूछ लेगा तो अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर के 1605 तक था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो था जो अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था, इलाही संवत 1583 में, ठीक है, इलाही संवत 1583 में चलाया गया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, ठीक है, इबादत खाना की स्थापना 1575 में। और मजहर की घोषणा किया गया था 1579 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध से सहायता करती थी? अष्टप्रधान जो था वो मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये सहायता करता था, वो करता था आपका शिवाजी का, ठीक है। शिवाजी का जो था वो मंत्रिपरिषद के राज्य के प्रबंधक जो है वो सहायता करती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्री की एक परिषद का गठन किया। इन जो है अष्टप्रधान, इन्हीं को क्या कहा गया? अष्टप्रधान कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक भारत सब क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था आपका कौन? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका शासनकाल 1828 से लेकर के कब तक था? 1835 तक था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। और 23 जून 1757 को, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जून 1757, ठीक है, क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल की तरफ से कर रहा था सिराजुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो मेरठ से, ठीक है। 10 मई 1857 को जो है ये प्रारंभ होता है कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ होता है, ठीक है, क्रांति शुरुआत होता है। और 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित विद्रोह था, ठीक है। और पहली प्रतिक्रिया थी, इस विद्रोह का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे पूरा देश में जो था वो क्या हो गया था? फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो था कौन था? बिरसा था। कौन था? बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा थे। और इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र जो था वो दक्षिण बिहार तथा झारखंड था, ठीक है। और इस विद्रोह को उलगुआन का विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, उलगुलान का विद्रोह भी कहा जाता है। कौन सा विद्रोह को? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान का विद्रोह भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती किया था। कौन किया था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। और यह समाज हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो थे वो कौन थे? तो वो थे आपका कौन? तो एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और कब दिया गया था उनको? तो 1954 में दिया गया था। और भारत रत्न शुरुआत ही किया गया था 1954 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे आपका? पहला तो सभी को पता है, लेकिन दूसरा जो थे वो कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायनी थे, ठीक है। पहला कौन थे? तो पहला जो थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, तो दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला सभी को याद रहता है, दूसरा थोड़ा जो है क्या है, हार्ड है, ये सभी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है, किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसको कहते हैं व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन सैयद जी, ठीक है, ये पहला थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था दूसरा, ठीक है। तो दूसरा कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, ठीक है। तो गठन किया था कौन? तो किया था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ठीक है। ये जो थे वो क्या किए थे? तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और ये कौन 2 सदस्य थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये जो था
कब किया गया था स्थापना? तो विश्वविद्यालय 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो 1899 से लेकर के 1905 तक था कार्यकाल। कार्यकाल से आपको इंपोर्टेंट क्या होता है कि इसके बीच में जो घटना होती है ये आपको रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को किया गया था महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, जिसको MG रानाडे शॉर्ट में कहते हैं, के द्वारा किया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्य जो थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी तथा SH चिपलंकुर थे। ठीक है, चिपलंकुर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम जो थे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लिया था आपका 33। कितने? 33 जो थे मुस्लिम जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इस अधिवेशन में कुल जो है वो 431 सदस्य ने भाग लिया था, जिसमें मुस्लिम कितने थे? तो 33 थे। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण जो आंदोलन था वो था आपका नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, नकदी फसल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया। इनके प्रयास से 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया और नील एक प्रकार का नकदी फसल का भी उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 कठिया पद्धति में होता क्या था कि 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न उद्देश्यों को कौन सा नहीं था? ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य जो था वो नहीं था? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 20 का। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? 1885 में, यह तो सभी को पता होना चाहिए। और WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में उद्देश्य जो था, निर्देश उद्देश्य क्या था कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना। ठीक है, मित्रता बढ़ाना, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा कि देशवासियों के जाति, ठीक है, जाति संप्रदाय की भावना को दूर करते समय राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, यानी कि क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों जो है वो सही है, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है वो दिया गया आपका, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत जो सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 में वो किया गया था किसके द्वारा? तो किया गया था आपका किसके द्वारा? तो किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्ष 1904 में क्या हुआ था कि वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की और 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। भारत में कब किया था? तो 1904 में। ठीक है, लेकिन लंदन में ही पूछेगा तो कब? तो 1906 में। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही जो क्या है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर बकरी का टापू नामक स्थान पर आज़ाद दस्ता का गठन किया और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संचार व्यवस्था को ठप करना तथा छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, छापामार युद्ध के लिए युवकों को क्या करना? प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? तो वार्षिक रूप से जो था आरंभ किया था वो क्या था आपका? ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होता है कब? तो 30 दिसंबर 1906 को स्थापना होता है। ढाका में किया जाता है, इसका स्थापना होता है ढाका में। और इस अधिवेशन की पहली वार्षिक अधिवेशन जो था कब होता है? 1908 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1908 में किया जाता है। कहाँ? अमृतसर में होता है। तथा मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जर्मनी के समर्थन से
काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो था वो कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? तो ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब हुआ था? 1915 में। ठीक है, तो प्रथम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो ठीक है, तो 1914 से लेकर के 1918 तक जो था ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, और यह स्थापना कब होता है? तो 1915 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ठीक है, तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो इसके नेतृत्व कौन किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था आपका? किसान सभा के नेतृत्व में किया था। किसने किया था? किसान सभा के नेतृत्व में जो था ये तेभागा आंदोलन 1946 में जो था वो बंगाल में आरंभ किया गया था। ठीक है, तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, और यह जो है आंदोलन 1946 में हुआ था, और यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष जो था वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद में हमें परेशान करते रहेंगे। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तय किया गया था आपका जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो था किया गया था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होता है? 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष, जबकि नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ये भी ध्यान रखना है। ये क्या थे? तो अध्यक्ष थे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, और ये क्या थे? तो सचिव थे। ठीक है, सचिव थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ठीक है, तो बिहार का कौन सा शहर जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, राजगीर मध्य मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, और यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? राजगीर होना चाहिए था। ठीक है, राजगीर होना चाहिए था, तो राजगीर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगीर। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण तथा महाभारत में भी किया गया है। राजगीर में ही जरासंध का अखाड़ा था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं, अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन, और जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये फुल डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है। तो अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो थे आपका बिहार राज्य से ही थे। ठीक है, बिहार राज्य से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य के सारण जिले के, ठीक है, सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कब हुआ था? 1884 को उनका जन्म होता है, जीरादेवी में होता है, और इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? तो राजवंशी देवी था, और ये 1950 से 1962 तक, ठीक है, 1950 से 1962 तक जो है ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और 1962 में ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था आपका हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, हजारीबाग में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्र का योगदान अतुलनीय रहा। स्वतंत्रता भारत आंदोलन को सफल बनाने हेतु कई तरह के छात्र संगठनों का गठन किया गया जा रहा था। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन का आयोजन हजारीबाग में किया गया था, और इसका पहला अधिवेशन जो था 1908 में किया गया था। कहाँ पे? तो पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो कहाँ है, क्या है, कौन से काल का है? तो प्राचीनतम जो संस्कृति है वो है आपका नवपाषाण काल की संस्कृति है। ठीक है, चिरांद, जहाँ बिहार के चिरांद नामक स्थान पे जो है वो नवपाषाण काल की संस्कृति जो है मौजूद है। बिहार के छपरा में स्थित चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद कहाँ? छपरा में स्थित है। छपरा स्थित चिरांद नामक पुरास्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, और इस स्थान में हड्डियों तथा पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी तथा पत्थरों के जो है औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
वो आपका दिया गया है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो बाबा ठाकुर दास पटना में जो था वो सोसाइटी की स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया। यह सोसाइटी उद्देश्य जो था वो क्या था? शिक्षा, धार्मिक और अध्ययन करना था। ठीक है, शिक्षा और धार्मिक अध्ययन करना था, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था। तो स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो बन गए थे आपका जयराम दास दौलत राम। कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। उनका जो था कार्यकाल जो था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के कब तक रहा था? तो 1948 तक रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह से ध्यान रखिएगा। और जयराम दास दौलत राम भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो बिहार का कितना है? तो है मात्र 3 जिला है। कौन कौन है? ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल 3 जिले की आबादी 10 लाख से कम है। ये जिले कौन है? तो आपका शिवहर है एक, ठीक है, शिवहर है, ठीक है, शिवहर एक तो शिवहर है, दूसरा है शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा है, और तीसरा है लखीसराय। कौन है? लखीसराय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो प्रति हेक्टेयर अनाज सबसे उत्पादन किसका अधिक है? तो मक्का का। ठीक है, बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। 2019 से 2020 का उत्पादन जो है वो 38.46 जो है वो लाख मीट्रिक टन जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। ठीक है, इतना लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला आपका मधुबनी और दरभंगा है। कौन है? मधुबनी और दरभंगा, सबसे ज़्यादा होता है मधुबनी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2020 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन मधुबनी और दरभंगा में किया जाता है। देश में सर्वाधिक मछली का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी के दालों के कौन सी है। तो कौन सा जो है वो दाल सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूंग और मसूर। ठीक है, बिहार के उत्पादन की दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादन मसूर और मूंग का होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं। इन सभी राज्यों को भारत में कुल जो है दाल उत्पादन का कितना है? 96% जो उत्पादन करता है यही सब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो है आपका पश्चिम चंपारण है। कौन है? पश्चिम चंपारण। वर्ष 2020 में जारी बजट के अनुसार बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर बात राज्य की करेंगे तो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित है क्षेत्र है। तो सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो वह है आपका रोहतास जिला में। ठीक है, बिहार के रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा जो है वो नहर संचित क्षेत्र है। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर संचित है। और इंद्रपुरी डैम रोहतास में ही है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, इंद्रपुरी डैम जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ है? डेहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार के वे जिले कौन हैं जिनमें 2001 से 2011 के क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। तो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, किशनगंज और सहरसा में। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट के अनुसार 2018 से 19 में बिहार का अर्थव्यवस्था विकास दर जो है वो कितना रहा है? तो हो रहा है आपका, सॉरी ये जो है वर्ष हम लोग पढ़ रहे थे किसके? तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका सबसे कम ग्रामीण साक्षरता की बात कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। और इसमें हो जाएगा कि वर्ष 2011 से 1 से 11 के दौरान सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है वो 61.8 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महिला पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 51.5 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल है और ये महिला का है 51.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या रहा था? तो रहा था आपका क्या? 10.53%। ठीक है, 10.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में क्या था? तो 2017 से 18 में था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या था? तो वो था आपका 22% था। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
वो है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो बिजली की उपलब्धता जो था 2019 में वो था कितना? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये था 4767 मेगावाट जो था उपलब्धता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 में मिला था? तो वो मिला था आपका गेहूं के लिए दिया गया था। ठीक है, गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत जो था वो 2010 से 11 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 में जो है वो किनको किनको दिया गया था? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश को, चावल में पंजाब को, गेहूं में बिहार को, तिलहन में तमिलनाडु को और मोटे अनाज में पश्चिम बंगाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह जगदीशपुर से कब प्रविष्ट हुए थे? ठीक है, तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से प्रविष्ट हुए थे कब? तो 22 अप्रैल 1858 को। कौन सा ये क्रांति चल रहा था उस समय? तो 1857 की क्रांति। और ये प्रविष्ट कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को। वीर कुंवर सिंह की जन्म जो हुआ था वह हुआ था कब? तो 1777 में जन्म होता है, जगदीशपुर में हुआ था। और इनके पिता का नाम था राजा साहबजादा सिंह। ठीक है, क्या नाम था पिता का? तो राजा साहबजादा सिंह। तथा माता का नाम था पंचरत्न देवी। कुंवर सिंह तथा डगलग से मध्य हुए सैनिक युद्ध के बाद 28 अप्रैल 1858 को वे जगदीशपुर से प्रविष्ट हुए थे। प्रविष्ट का मतलब होता है क्या? मृत्यु। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है? मृत्यु हुआ था। और ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, कि जो है नेतृत्व कर रहे थे कहाँ से? तो बिहार के जगदीशपुर से ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1904 में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में किया गया था। ठीक है, बिहार में किया गया था। ठीक है, गोल्डन लिंक विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1904 में होता है, देवघर में किया गया था, जो बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार का हिस्सा था तथा यह वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ कब किया था? तो बिहार हेराल्ड जो था वो क्या था? पत्रिका था। और इसका आरंभ किया गया था कब? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका, वो किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। ठीक है, 1875 में। और यह एक अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो कौन था? बिहार बंधु था। ये कब हुआ था? तो ये प्रकाशन हुआ था 1874 में, इसका प्रकाशन किया गया था पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो था वो स्थापित किया गया था आपका, वो किया गया था 2018 में किया गया था। ठीक है, यातायात सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था सब क्वेश्चन है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया समर्थित सूची में। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के हेतु उपलब्धता को संविधान की समर्थित सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो कुल है 52 विषय हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समर्थित सूची में किसका अधिकार होता है? तो राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जो है वो इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो बन गए थे कौन? तो ये बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है आपका, वो है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ये बताना आपको कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो ये सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये जो है वो सम्मिलित होते हैं किसके लिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो सम्मिलित है का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें? तो किसी कर का अधिरोपण, परिवार परिवर्तन तथा विनियमन करना। ठीक है,
विनियमन करना, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन को विनियमन करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड है भारत सरकार की संचित निधि पर खर्च का विवरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इंदिरा साहनी जो था, ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किस विषय के संबंधित है, तो यह जो संबंधित है वह सरकारी नौकरियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय पर संबंधित है, तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो दिया गया आपका कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट जो है वो प्राप्त होना चाहिए, तो कम से कम जो है ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। कम से कम किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग का है, और यह वर्तमान में 2022 तक भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये कुछ शर्तें हैं, क्या क्या, तो कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम कितने परसेंट, तो कम से कम 6%। ठीक है, 6% जो है वो मत पाना होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की होनी चाहिए, लोकसभा में 2% सीटें और कम से कम 3 सीटें विभिन्न राज्यों में हासिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वो है आपका बजट प्रस्ताव को खर्च के कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों के संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रियों को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार का असंतुष्ट है तो यह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है वो दिया गया आपका सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ, ये जो है क्या दिया गया है, पंचायत का गठन और कौन सा आर्टिकल दिया गया है, गठन और आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सही होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कुछ ऑप्शन दिया गया, देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन किस में, तो ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में, यानी कि क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5। समाज, ठीक है, समान आचार संहिता, ठीक है, समान आचार संहिता का जो गठन है वो किस में है, तो यह अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कृषि एवं पशुपालन, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। न्यायपालिका का वर्णन जो है किस में है, तो न्यायपालिका का जो वर्णन है, ठीक है, न्यायपालिका वह कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो किस में है, तो है आपका अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास, तो यह अनुच्छेद 51 में है। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करेगा, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 40 में, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद किस में, तो 51 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वो दिया गया आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है, तो किया गया आपका कितना, तो ऑप्शन नंबर सी 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो है यह निर्धारण किया गया था। मंत्रिपरिषद को आकार समिति, ठीक है, आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने के उद्देश्य से 2003 में 91वां संविधान संशोधन के अधिनियम को पारित किया गया था, और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को कुल संख्या लोकसभा के कुल क्षमता का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका, यहाँ पे देगा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। देखते हैं, पहला जो है वो दिया गया है कि यहाँ पे जो है वो कुछ जो है पंचायती राज समितियाँ हैं और कब गठन हुआ था ये बताना है। तो CH हनुमंतराव समिति का गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1984 में गठन हुआ था। ठीक, 1984 में। GV राव जो था इसका गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1985 में हुआ था। अशोक मेहता समिति गठन कब हुआ था, तो अशोक मेहता समिति गठन होता है कब, तो अशोक मेहता जो था उसका गठन हो जाता है आपका कब, तो हो जाता है आपका अशोक मेहता हो जाएगा क्या, तो अशोक मेहता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1978 में इसका गठन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका
एल एम सिंघवी समिति, तो एल एम सिंघवी समिति का गठन कब होता है? वो होता है 1986 में होता है, ठीक है। उसके बाद बलवंतराव मेहता तो 1957 में। एक बार फिर से देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सी एच हनुमंतराव समिति का गठन हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 1984 में, ठीक है। उसके बाद जी वी के राव का गठन हुआ था 1985 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1978 में। एल एन सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। यानी कि ऑप्शन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका भूगोल से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो भूगोल का पहला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो खदान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तांबा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है खेतड़ी खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, ठीक है। तो स्वतंत्र आवागमन रेजिम जो है किस राज्य के साथ है, सॉरी किस देश के साथ है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए म्यांमार के साथ है। भारत और म्यांमार देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्रा और भागा जो नदियाँ बहती है वह स्पीति बहती है। क्या बहती है? तो स्पीति बहती है, ठीक है। चंद्रा और भागा नदियाँ भारत में हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी रंगोली घाटी और भागा नदी पन्नव घाटी से बहती है, ठीक है। बहती हुई लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से तांगी नामक स्थान पर एक दूसरे से क्या कर जाती है? मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है और चंबा जिला पहुँचकर इसका नाम चिनाब हो जाता है। चिनाब नदी सिंधु के प्रमुख सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है वो आपका राजस्थान जिले में स्थित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान जिले में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चुलिया जलप्रपात के समीप बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई जो कितना मीटर है? तो 54 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ पर 43 मेगावाट जो है वो की 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। चंबल परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध या जौहर बांध बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजाति जो क्षेत्र है वो स्थित है कहाँ पे? तो स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो स्थित है वो स्थित है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई जो है सर, वहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो स्थित है। यह अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित मुख्य रूप से मालवाहक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और इन्हें नन्हा सेवा जो है बंदरगाह भी कहा जाता है। और इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? तो 1989 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक आपका मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है। दूसरे और तीसरे स्थान पे कम से राजस्थान और झारखंड है। जबकि तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है, ठीक है। तांबा अयस्क बोलेगा तो राजस्थान प्रथम पे है, लेकिन तांबा बोलेगा तो मध्य प्रदेश प्रथम पे है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कश्मीर में पहलगाम जो है, पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो पहलगाम जो है वो बसा है कहाँ पे? तो बस गया आपका ये लिद्धर बसा है। कहाँ पे? लिद्धर में। पहलगाम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो अनंतनाग जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जो लिद्धर नदी के किनारे स्थित है। लिद्धर नदी जो है, लिद्धर एक नदी है, क्या है? तो लिद्धर क्या है? नदी है, ठीक है। और ये नदी सिंधु घाटी के बाद झेलम की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये लिद्धर नदी, ठीक है। और ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र स्थित आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य जो है वो, और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश भाग आता है, ठीक है। यह करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो राजस्थान की नस्ल जो कौन सा नहीं है इसमें? वो हो जाएगा आपका हलिकर जो है, ये राजस्थान की नस्ल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये विश्व भूगोल से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व भूगोल का कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा पर जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो स्थित आपका ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेमेल जोड़ा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। बेमेल जोड़ा कौन सा हो जाएगा? तो मसाई जो है वो कहाँ का है? तो मसाई जो है मध्य पूर्व अफ्रीका का, तो ये सही है। दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा का है तो सकाई जो है वो कहाँ? मलेशिया है, तो ये भी सही है, ठीक है, सकाई मलेशिया है। बिंडाई जो है वो अरबी प्रायद्वीप है, तो क्या है? ये भी सही है। यानी कि तीसरा क्या है? तो किर्गिज जो है वो मध्य एशिया में, तो ये भी सही है। यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा सही, ठीक है। बोला गया था कि कौन सा जोड़ा जो वो बेमेल है, तो बेमेल जोड़ा जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र एक में से कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा लोरेन बेसिन जो है ये जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है। रूस घाटी, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन क्षेत्र जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र प्रधान क्षेत्र है। और इनमें से रूर घाटी यूरोप का सबसे बड़ा विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो उत्तर का वेनिस कहा जाता है आपका, वो कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, ठीक है। रूस को उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि यूरोप में पिनरीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो अलग करता है आपका स्पेन और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है। पिनरीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और इसका विस्तार पूर्वोत्तर में बिश्केक की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में भूमध्य सागर तक 492 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अर्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो अर्डू प्रवाल भित्ति जो है वह स्थित है आपका कहाँ पे? भारतीय महासागर में, ठीक है, जिसको हिंद महासागर भी कहते हैं। अर्डू प्रवाल भित्ति भारतीय महासागर के अंतर्गत मालदीव में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मालदीव में स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो यह प्रकाशित करता है आपका IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। क्या होता है? ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो नहीं है गणना करने की कौन सी विधि? तो है ह्रासमान लागत विधि, ठीक है। ह्रासमान लागत विधि जो है यह GDP की गणना करने का एक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्था द्वारा जारी करता है? तो जारी किया जाता है आपका CSO के द्वारा, ठीक है। भारत में अधिकार तौर पे, ठीक है, आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSO द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है सत्य नहीं है। कौन सा जो है कथन? पहला कि भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू किया था, तो यह कथन जो है वो क्या है? तो सत्य नहीं है। आयुष्मान सहकार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधा को बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इस कार्य को राष्ट्रीय सहकारी विभाग निगम के द्वारा पूरा किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि यह जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन पर प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, वस्तु लेन देन कर जो है वो प्रस्तुत किया गया था, जिसको CTT कहते हैं। तो प्रस्तुत किया गया था आपका ये 2013 से 14 में जो था प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 2013 से 14 में बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने CTT जो है की घोषणा, यानी कि कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 23 कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, जौ, जीरा, चना, इलायची आदि पे CTT नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था? तो भारत जेंडर बजटिंग जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका कब? तो हुआ था केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM केयर्स कोर्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो PM केयर्स कोर्स के बारे में जो असत्य है वो है आपका कौन? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त जो है A, B, C, D सभी विकल्प में केयर्स फर्स्ट मौलिक प्रधानों से जुड़े हैं, यानी कि सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका वो है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018 से 19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनना है, ठीक है। तो सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि
नगद आरक्षित अनुपात को कम करने की अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, यानी कि सभी जो हो जाएगा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है कि बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, तो ये भी सही है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि को देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति जो है बढ़ सकता है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। और वास्तविक निवेश के दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही, यानी कि सभी कथन जो है क्या है तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो दिया गया आपका 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018 से 19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था। तो कुल जो मूल्य था वो था आपका कितना, तो कुल जो मूल्य था 4,93,560 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो दिया गया है, ये जो है 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार का हिस्सा कितना था। तो बिहार का जो हिस्सा था वो था आपका कितना, वो था आपका 10.06% का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन दिया गया भौतिक से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भौतिकी का, वो है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य भौतिक राशि है। तो मूल्य भौतिक राशि कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। तो मूल्य भौतिक राशि जो है विद्युत धारा हो जाएगा, जिसको वैसा भौतिक राशि जो अन्य किसी राशि पर स्वतंत्र होता है, उसको अन्य राशि पर निर्भर न हो, उससे मूल भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। ऐसी राशि कितने, तो 7 है। कौन कौन सा, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतित्वता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुधारित तरंग का उदाहरण क्या है। तो अनुधारित तरंग का जो उदाहरण बताना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक ध्वनि तरंग जो है वो क्या अनुधारित तरंग है, ठीक है। किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के संचलन की दिशा में कंपन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तरंगधारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कब। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो संभव है कब, तो यह संभव है प्रिज्म द्वारा। किससे संभव है, तो प्रिज्म द्वारा जो है ये संभव है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों को विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न कणों में प्रकाश को बंट जाता है और इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर वर्ण विक्षेपण का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका दिया गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाने जो है वो खाते जो है वो क्या आता है, मेल खाते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो ये पूछा गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है। तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पे ये समान होता है। निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है C/5 बराबर AF -32 बटा क्या होता है 9 होता है। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें। तो लेंस का जो क्षमता जो है वो मापा जाता है डायोप्टर में मापा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। लेंस पावर बराबर ए पावर जो है P बराबर क्या होता है, ठीक है, तो 1/4F होता है, यानी कि 1/, फोकस दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। तो उपयोग नहीं होता है आपका एक्स किरणें का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। जो अपरिवर्तित होती है वो क्या होता है, आवृत्ति होता है। तो जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की तरंगधारी एवं चाल बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो है किसका, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, 1 पारसेक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। तो आवेश रहित कण जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता और इसको क्या कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं। इसका खोज कौन किया था, तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि ओम मीटर मात्रक है किसका। तो ओम मीटर जो मात्रक है वो है प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ठीक है, जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने की क्षमता का प्रतीक है और इसका ये इसे मात्रक है ओम मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
ये आपका जो है रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है, कि नीलम का रासायनिक यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीलम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Al2O3 होता है। क्या होता है, Al2O3 होता है। नीलम का रासायनिक फार्मूला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, N2O होता है, ठीक है, N2O। और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, तो NO2 होता है, ठीक है। और जो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसमें। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या में, ठीक है, ऑक्टेन संख्या में इसका व्यक्त किया जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो सबसे उच्च गलनांक होता है बोरॉन का, ठीक है, बोरॉन का। एक विशेष ताप पर कि एक नियत ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उस ताप को उस वस्तु का गलनांक कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और गलनांक क्रम जो है वो बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ऊँच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है। तो एंटीबायोटिक दवा का जो उदाहरण है वो है आपका पेनिसिलिन है। क्या है, पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा कब किया गया था, 1929 ईस्वी में एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया गया था, जबकि अन्य विकल्प जो है ज्वर या दर्द निवारक दवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी का मुख्य घटक है आपका मीथेन। क्या है, मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का घटक क्या है। तो अम्ल वर्षा का जो घटक है वो क्या है। तो अम्ल वर्षा का घटक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4 दोनों जो है वो घटक है, ठीक है। तो वायुमंडल में प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल में प्रतिक्रिया कर वर्षा जल के साथ नीचे आते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसका मान जो है, इसका pH वैल्यू होता है, यह होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है, ठीक है, D2O होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि पानी का pH मान कितना होता है। तो पानी का pH मान होता है 7, ठीक है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था आपका लिथियम आयन बैटरी को, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी को दिया गया था। किसके लिए, और ये किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था जॉन बी गुडएफ को, जो है जो USA के हैं, और स्टेनली विटिंघम को दिया गया था, तथा आकिरा योशिनोरी को जो जापान के थे उनके लिए उनको दिया गया था 2019 का जो है वो रसायन शास्त्र में नोबेल दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, किसके लिए। तो लिथियम आयन बैटरी को जो है वो डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो बहुलक है आपका आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। रबर आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक बहुलक है। नियोप्रीन और थाइकोन संश्लेषित रबर के उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका दिया गया है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया जानलेवा रसायन क्या है। तो जानलेवा रसायन है कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है और इसे फलों, सब्जियों तथा पानी की टंकियों में संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है। तो कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगिता होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान और पर्यावरण से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किससे। तो पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किससे। तो जाइलम के द्वारा, ठीक है, जल से जल और जल से जाइलम, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे उत्पादन करते हैं क्या। तो हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्पादित करते हैं। तो करते हैं आपका ऑक्सीजन जो है उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसका अगर फार्मूला पूछ लिया जाता है CO2 + H2O, ठीक है। जब यह प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या बनता है C6H12O6 बनता है प्लस H2O और प्लस O2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है वो होता है केरोसिन में, जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। चूँकि हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन एक यौगिक होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो लाइपेज जो एंजाइम है उसका स्रोत जो है वो क्या है। तो वह अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय है, ठीक है। लार जो है वो कहाँ, लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो टाइलिन और माल्टेज होता है, ठीक है। जठरस में पेप्सिन और रेनिन होता है। अग्नाशय में होता है ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज होता है। और अनात्री जो है यानी कि आंतरस में क्या होता है। तो इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टोज और लाइपेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका
112 नंबर क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह रोकथाम के लिए किया जाता है आपका क्षय रोग, जिसको क्या कहते हैं, TB भी कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए जो है वो BCG का टीका दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्वेट ग्रीन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादन होता है? तो अग्नाशय द्वारा जो उत्पन्न होता है वो हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है। और यह जो है अग्नाशय का एक भाग है लैंगरहंस दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, लैंगरहंस दीपिका के बीटा कोशिका से यह स्रावित होता है। और इसका खोज जो है वो वेटिंग और बेस्ट ने कब किया था? तो 1921 में किया था इसका खोज, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है? तो कौन सा जो है रक्त संचरण में मदद करता है? तो करता है आपका एरिथ्रोसाइट जो है वो मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि अंगोरा ऊन किसके निकाला जाता है? तो अंगोरा जो ऊन है वो निकाला जाता है आपका खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन या फाइबर अंगोरा, ठीक है, अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है और बकरियों के पश्मीना ऊन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बकरी से कौन सा ऊन? तो पश्मीना ऊन जो है ये प्राप्त किया जाता है बकरी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समासायिक से है, ठीक है, यानी कि जो है आपका दिया गया है आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो तमिलनाडु के जो है वो आपका तिलचारू गांव में, तिलचारू जो है वो वहीं पे स्थित है, ठीक है। और ये जो है वर्तमान में कहाँ है? तो यह जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कितने नंबर के? 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और वहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह है आपका गोवा राज्य में स्थित है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया आपका सगुन पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है, सगुन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रूपी हवाई अड्डा, ठीक है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा जो है वो स्थित है आपका असम राज्य में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है बेंगलुरु में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो स्थित है आपका हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद BD सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है। नवनिर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के होलांगी में स्थित है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 में इसका जो है उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य के कानून बनाया था? ये कानून बनाया आपका राजस्थान। कौन बनाया? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो है कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आंदोलन शुरू किया गया आपका उत्तराखंड में राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का चेयरमैन है आपका अशोक गुप्ता है, ठीक है, अशोक गुप्ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और यह प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस के उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना को नीति निर्धारण, सांख्यिकी की भूमिका और इसके महत्व के बारे में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस की प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी की जागरूकता को पैदा करने के लिए जो है ये किया जाता है। और सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय जो था वो क्या था? तो सतत विकास के लिए डेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो आपका दिया गया कि भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ? तो वुहान में हुआ था, ठीक है। और वुहान से जो है कोविड-19 जो है भी आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो सदस्य नहीं है आपका पाकिस्तान जो है इसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के साथ 2+2 बैठक करता है? ठीक है, किस देश के साथ भारत जो है वो 2+2 बैठक करता है? तो करता है आपका भारत और अमेरिका के साथ करता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये तीनों के साथ जो है बैठक करता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ट्रैक 1.5 कूटनीतिज्ञ क्या होती है? तो ये होता है वो होता है आपका सरकारी और गैर सरकारी कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग का कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू किया गया था आपका, वो किया गया था आपका लाओस में। कहाँ किया गया था? लाओस में किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो सिस्टर स्टेट जो संबंध है वो है किसका? तो स्थित आपका जापान का संबंध है। किसका? जापान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन था? तो न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? तो बन गया प्रियंका राधाकृष्णन। कौन बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो बिहार में जो है वो प्रारंभ हुआ है आपका मोतिहारी से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, मोतिहारी से प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज के बीच दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है वो उद्घाटन किया गया है और इस पाइपलाइन की लंबाई कितना है? 69 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है आपका कहाँ पे? तो यह क्या है? न्यू जर्सी का, न्यू जर्सी है। ठीक है, मुख्यालय का है तो न्यू जर्सी। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1983 में इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू जर्सी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि शेन वॉटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट के संन्यास की घोषणा किया है। ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे? तो यह जो था खेलते थे चेन्नई सुपर किंग से खेलते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाया गया है? तो भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला जो है वो बनाया जा रहा है बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। 28 करोड़ की लागत से 28 करोड़ की लागत से जो है यह जो है वो निर्माण किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुंगेर में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, वो डॉल्फिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था पारित? 1972 में जो था वो अनुसूची फर्स्ट के तहत जो था अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों की वर्गीकृत किया गया था और वर्ष 2009 में डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था 2009 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है वो है आपका बेगूसराय है। ठीक है, बेगूसराय में कांवर झील जो है वो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 2020 में फीड के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन बने हैं? तो विजेता बन गए वो बन गया भारत और रूस बने। कौन है? भारत और रूस बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि इटालियन ग्रैंड फिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो विजेता जो है वो है आपका पियरे गैल्सली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है 138 नंबर क्वेश्चन है कि वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम जो था वो आयोजन किया गया था एप्पल के द्वारा आयोजन किया गया था। ठीक है, एप्पल के द्वारा जो था इसका आयोजन किया गया था और इसका स्थापना कब होता है? तो 1976 में और प्रेजेंट में जो है अभी जो है मुंबई में एक एप्पल स्टोर जो है वो खोला गया है। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I Am No मसीहा के लेखक कौन है? तो I Am No मसीहा के लेखक है आपका सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद है। ठीक है, अभिनेता सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान अपनी आत्मकथा I Am No मसीहा लिखी और मार्च 2021 में फोर्ब्स ने अभिनेता सोनू सूद को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने SDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम में संबंधित कौन सा एक सत्य है? तो सत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका गणित से क्वेश्चन है। ठीक है, तो गणित से आप इसका जो है आपका PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं उसके लिए जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो जो बाकी सब वीडियो नहीं देखे हैं 66 वाला, ये 67 वाला, ठीक है, तो वो जो है 67 का पूरा करा दिया गया है, 67 BPSC का पेपर का। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आते हैं हम लोग, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 141 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 142, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन है, 147 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 147 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन,
वो दिया गया आपका, ये भी मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप PDF में देख लीजिएगा अच्छे से, वहाँ पे आप बना लीजिएगा। और 148 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 149 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 150 नंबर क्वेश्चन, 150 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग ये जो है BPSC का 66 जो री एग्जाम पेपर हुआ था उसको हम लोग पूरा 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।